हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अपन अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पर अपन देखने वाले हैं। ठीक है, इस बार एक एक मार्क्स पे अपने ऑब्जेक्टिव टाइप और वन लाइनर वाले क्वेश्चन आएंगे। आप इनको वन लाइन में मान लो चाहे ऑब्जेक्टिव मान लो, दोनों ही तरीके से है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, यदि किसी कण द्वारा तय की गई दूरी x एवं समय t में संबंध t बराबर ए एक्स स्क्वायर, देखो क्या दे रखा है, टी बराबर, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, टी बराबर आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ये थोड़ा छोटा लिखा है ताकि अपने पास ज्यादा क्वेश्चन आ सके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स ये दे रखा है। यहाँ ए और बी स्थिरांक है तो कण का मंदन अपन को निकालना है। मंदन मतलब त्वरण निकाल लो, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, समझो। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण या मंदन कहलाती है। अब परिवर्तन, अगर वेग का मान बढ़ रहा है तब तो है त्वरण, और वेग का मान घट रहा है तो वो क्या है, मंदन। तो अब अपन देखते हैं यहाँ पे अपन को मंदन का मान अपन को निकालना है। कैसे निकाले, मैंने कहा इसका अवकलन कर दो। तो इस समीकरण का अगर मैं अवकलन करता हूं, देखो इस क्वेश्चन में वैसे इतना कोई खास बात नहीं है, जो अपन को ऑप्शन जो दे रखे ना वो खास बात है। तो देखो मैंने कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि उनमें डायरेक्ट अपन को आंसर लिखना है, इसलिए ऑप्शन की अपन को जरूरत नहीं पड़ी। कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन बड़े अच्छे लग रहे थे तो मैंने उसमें ऑप्शन जरूर डाले। तो देखो यहाँ पे टी इक्वल टू, ये इसका अवकलन अपन करते हैं, डिफरेंशिएशन करें तो मैंने कहा किसके सापेक्ष करें, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तो टी के सापेक्ष अगर मैं टी का अवकलन करूंगा तो क्या आएगा, वन। अरे टी का टी के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, वन। इसका अवकलन करो तो मैंने कहा यहाँ पर x है, x टी का फलन है, x क्या है, टी का फलन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने कहा 2ax, लेकिन x का क्या हो जाएगा, dx by dt। बोलो कोई दिक्कत। अरे इसको पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन किया तो क्या आएगा, 2x, लेकिन यहाँ पे t के सापेक्ष करना है तो मैंने लिख दिया dx by dt। ठीक है, प्लस फिर मैंने लिखा b एज इट इज, x का अवकलन क्या होगा, मैंने कहा dx by dt। सही है क्या, ठीक है, dx by dt को मैं v लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2ax इंटू वी प्लस b इंटू वी। v यहां से कॉमन ले लिया, क्या बनेगा, 2ax प्लस b इज इक्वल टू 1, यानी v इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन 2ax प्लस b, यही तो होगा। लेकिन मुझे पूछा त्वरण यानी कि मंदन, तो अब मैं क्या करूं, इस समीकरण का दोबारा अवकलन करूंगा। ये तो इसको समीकरण एक डाल के मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब इसका दोबारा अगर अवकलन करता हूं तो देखो क्या आएगा, मैंने कहा 1 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे दो फलन हो गए x और dx by dt। तो पहला फलन एज इट इज, भाई दो फलनों को गुणनफल में हो और उसका अवकलन अपन को करना हो तो अपन कैसे करते हैं, पहला फलन एज इट इज दूसरे फलन का अवकलन, और प्लस दूसरा फलन एज इट इज पहले का अवकलन, कोई दिक्कत। तो मैंने कहा पहला फलन एज इट इज दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा, मैंने कहा d2x by dt स्क्वायर, प्लस अब मैंने कहा दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरा एज इट इज यानी 2a, चलो 2a तो पहले कॉमन ले लेते हैं यार, 2a कॉमन ले लिया, ये x है, पहला फलन एज इट इज और दूसरे का अवकलन, और दूसरा एज इट इज और पहला क्या है x, x का अवकलन करूंगा तो वापस यही आएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है क्या, प्लस b एज इट इज और इसका अवकलन क्या होगा, मैंने कहा d2x by dt स्क्वायर। अरे समझ में आया नहीं है, अब 2a से इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैंने कहा 0 इज इक्वल टू 2a, इसको मान लो मैंने, ये x तो है ही, और इसको मान लो मैंने त्वरण को कैपिटल A लिख दिया, प्लस d2 ये हो गया, मैंने कहा 2av स्क्वायर, ये क्या हो गया 2a, और इसको क्या लिख दिया dx by dt को v स्क्वायर, प्लस मैंने कहा b और इसको लिख दिया a। सही है क्या, अब क्या करें, मैंने कहा अब इसमें से a कॉमन आ रहा है तो मैंने लिख दिया a कॉमन लिया तो 2ax प्लस b आ गया, ठीक है, और इसको उठा के इधर फेंक दिया तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 2av स्क्वायर। मेरे को त्वरण निकालना था, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने कहा माइनस का 2av स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ax प्लस b, 1 अपॉन 2x प्लस b को क्या लिख सकता हूं मैं, v लिख सकता हूं। तो ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 2av क्यूब। बोलो समझ में आया क्या, आंसर कौन सा होगा, ए बी सी कौन सा होगा, 2av क्यूब हो जाएगा, सही है ना भाई। माइनस का मतलब क्या होगा, ये माइनस जो है वो मंदन को रिप्रेजेंट करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, मंदन को। बोलो समझ में आ गया, ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए था क्योंकि यहाँ पे अपन को वी भी इसके अंदर रखना था, ठीक है ना। तो कर लेंगे अपन लोग, वेरी गुड। नोट करना चाहो तो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में नोट कर लेना। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन, एक स्वचालित मशीन गन
से में एक ही दिशा में गोलियां दागी जाती है। प्रत्येक गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है, 1000 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। यदि गोली लगने वाले व्यक्ति पर औसत बल का मान 200 न्यूटन है तो प्रति मिनट 1 मिनट में दागी गई गोलियों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो भैया, हम जानते हैं F इजिकल टू होता है संवेग में परिवर्तन की दर, ये तो होता है। तो मेरे को क्या निकालना है, गोलियों की संख्या निकालनी है। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले टोटल संवेग निकाला। मान लिया कि गोलियां n है, संवेग का मान क्या होगा, द्रव्यमान 50 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दो, ये हो गया 50 ग्राम, 50 बाई डिवाइड, यही होता है क्या? अरे ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते तो 1000 का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मैंने कहा ये तो क्या द्रव्यमान m इंटू वी कितना है 1000, ये तो होगा वेलोसिटी होगी mv, और अपॉन t कितना है, t मैंने कहा 1 मिनट है तो कितना हो गया 60 सेकंड। अरे कितना हो गया 60 सेकंड, और बराबर बल का मान कितना हो जाएगा, मैंने कहा 200 न्यूटन। अरे सही क्या, 1000 से 1000 कट गया, 0 से 0 कट गया, n इजिकल टू क्या हो जाएगा 200 गुना 6 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 5 चौक 20, 40, 6 चौक 24, 240 गोलियां उसमें से निकल रही है लगातार, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, अपने नोट कर लिया ना, नोट स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। तीसरा क्वेश्चन सिंपल ही है, मैंने कहा देखो तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर लैंग्वेज मैंने लिखी, डायग्राम बना के इसको समझाने की कोशिश की है। मैंने कहा इन तीन बॉडी आपस में बंधी हुई है, 20 किलोग्राम, 40 ग्राम, 60 किलोग्राम की, इसको 120 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है, ठीक है। आपको निकालना क्या, ये घर्षण रहित तल है, इस पर कोई भी घर्षण नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको तनाव बल T1 और T2 का मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले मैं ये जो चल रहा है 120 न्यूटन जब इस पर लगाया तो इस पर त्वरण कितना है, तो मैं त्वरण का मान निकालता हूँ। त्वरण बराबर क्या होता है, A इजिकल टू F अपॉन M, अरे F बराबर M में होता है ना, तो F कितना है, मैंने कहा 120 न्यूटन, डिवाइडेड बाई M कितना है, मैंने कहा 60 प्लस 40 प्लस 20 यानी 120, इजिकल टू 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बोला है कि नहीं है? अरे कुल त्वरण का मान यही होगा क्या, सही बात है क्या, कुल द्रव्यमान कितना हो गया 60 प्लस 40 100 20 120 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से अपने पास 1 मीटर। अब देखो मेरे को तनाव बल जब यहाँ निकालना है तो मुझे इस पिंड से कोई मतलब नहीं है, जब ये इस तरफ खींचा जा रहा है तो ये और ये दोनों साथ में खींचे जा रहे हैं, तो यानी कि इसका कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मैंने कहा 20 प्लस 40 इजिकल टू 60, यानी कि द्रव्यमान तो हो गया इसका क्या, T2 की कंडीशन बोल रहा हूँ 60 हो गया, समझ रहे हो क्या, T2 की कंडीशन में क्या हो गया 60। और क्या बोलते हैं इसको, अपन को क्या निकालना है, तनाव, तो तनाव एक प्रकार का बल ही है, तो M इसको नाम लिख देते हैं M1 प्लस M2, लिख देते हैं M1 प्लस M2 इजिकल टू 60, M1 प्लस M2 इंटू ए, ये कितना आ जाएगा T2, T2 बराबर कितना होगा, M1 प्लस M2 कितना है, मैंने कहा 60 इंटू ए कितना है 1, यानी 60 न्यूटन आ जाएगा। आओ T1 निकाले, तो T1 इजिकल टू केवल इस 20 केजी के कारण होगा T1, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे M1 इंटू ए, T1 इजिकल टू M1 कितना है 20 केजी इंटू ए कितना है 1 इजिकल टू 20 न्यूटन आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, T1 का मान तो 20 न्यूटन और T2 का मान 60 न्यूटन। कर लोगे कह रहे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई महाभारत नहीं है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी ऐसे क्वेश्चन देख के थोड़े से बच्चे डरते बोलेंगे, लेकिन है बड़ा सिंपल। और जब भी इस तरीके का सवाल है, देखो मैंने पढ़ देता हूँ मैं, मेरे फिर बाद में बात करते हैं। नाभिक U इजिकल टू सॉरी यूरेनियम 238 से अल्फा कण 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से विघटित हो रहा है, शेष नाभिक का वेग पूछा है। देखो ऐसी कंडीशन होती है जब विघटित हो रहा है, टूट रहा है, हर फिनोमिना में जिसमें टूट रहा है, टक्कर हो रही है, विघटित हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा क्या संरक्षित रहेगा, संवेग का मान संरक्षित रहेगा। तो रिएक्शन से पहले, ये रिएक्शन से पहले तो यूरेनियम 238 था, रिएक्शन होने के बाद में मान लो X बन गया और साथ में निकल गया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है भाई, अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है 2He4। ये वैसे अपन 12th क्लास में अपन न्यूक्लियर फिजिक्स में कई रिएक्शन से न्यूक्लियर रिएक्शन अपन लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे उस रिएक्शन से मतलब नहीं है, लेकिन आप समझ लो 2He4 है, ठीक है। अब अगर ये 2He4 है तो यानी कि ऊपर ये कितना होता है, वैसे 92 यूरेनियम 238 होता है ना, तो ये 4 माइनस हो जाएगा तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा 238 माइनस 4 यानी कि 234, और नीचे वाला 92, वैसे नीचे वाला मतलब नहीं है फिलहाल मुझे 90, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ बन जाता है अपने पास, ये तो है क्रियाकारक और ये हो गए उत्पाद नाभिकीय अभिक्रिया में। तो इस किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी टक्कर में, किसी भी विघटन की प्रक्रिया में हमेशा संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है।
तो रिएक्शन से पहले संवेग का मान, मैंने कहा द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान तो 238 है लेकिन वेग कितना है, 0 है। कितना है द्रव्यमान, 238 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। फिलहाल उस चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूँ, 238 ही लिख रहा हूँ। तो 238 इंटू वेग कितना है, 0। रिएक्शन के बाद में वेग कितना होगा, मैं निकालता हूँ। मैंने कहा रिएक्शन के बाद वेग होगा 234 द्रव्यमान है गुणा इसका वेग मुझे पता, यही तो है प्रतीक्षित वेग, मान लो v मान लिया इसमें प्लस, और इसमें मैंने कहा 4, इसका द्रव्यमान कितना है 4, और इसका वेग इंटू अपन को दे रखा है कुछ 10 की पावर, अल्फा पार्टिकल 10 की पावर 7 दे रखा है, समझे क्या। ये v का मान निकालना है। ये तो क्या 0 बराबर 234 v प्लस 4 इंटू 10⁻⁷। अब इसको उठा के रख दो, तो 234 v इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 10⁻⁷, और v निकालना है तो 234 का क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। माइनस साइन किसको बताता है, प्रतीक्षिप्त वेग को बताता है। ये माइनस चिन्ह किसको बताता है, प्रतीक्षिप्त वेग को बताता है, तो माइनस नहीं लगाएंगे। इसका आंसर क्या, 4 डिवाइडेड बाई 234 इंटू 10⁻⁷, यानी सी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, सिंपल है। अच्छे क्वेश्चन है भैया, आज थोड़े से देखना करना। और ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये केवल 11th वाले बच्चे नहीं देखा, जो 12th बच्चे पास हो चुके हैं वो बच्चे भी इनको देखें, क्योंकि ये उनके लिए भी क्या है, अभी अगर वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, या मान लो रीट की भी तैयारी कर रहे हो, या साइंस से मान लो किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, तो क्वेश्चन आते होंगे। अभी अपन बात कर लेते हैं किसकी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक पिंड पर F बराबर 4t³ न्यूटन बल प्रथम 2 सेकंड तक लगाया जाता है, पिंड के रेखीय संवेग में वृद्धि का मान निकालो। भैया F और संवेग में संबंध होता है dp/dt का। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, न्यूटन का दूसरा नियम। तो मैंने कहा dp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F dt हो जाएगा। p निकालना है तो मैंने कहा समाकलन कर दो 0 से लेकर कहां तक, समय F dt है ना, तो लिमिट किसकी लगाऊं, 0 से समय की लगाऊंगा 2 सेकंड। समय 2 सेकंड ही देगा, प्रथम 2 सेकंड पहले 0 मान लिया, परिवर्तन भी पूछता है, तो 0 से 2 सेकंड के परिवर्तन अपन देख लेंगे। अब f का मान दे देगा 4t³ इंटीग्रेशन 0 से 2 4t³ dt, समाकलन कर दो क्या हो जाएगा, 4 तो ऐसे थे, t³ का हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, यही तो होगा, तो क्या लिख दोगे, और लिमिट आ जाएगी 0 से 2, तो 4 तो बाहर निकाल लो, और ये हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4, 0 से 2 तक। 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 2 की पावर 4 माइनस 0, यानी कितना हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन या संवेग में वृद्धि 2 की पावर 4, यानी कि 2 4 चौक 16, 16 ही तो जाएगा, 16, और मात्र क्या होगा F इंटू टी, न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड आ जाएगा, ये संवेग में वृद्धि हो जाएगी। इस कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, देखना बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, नोट करना चाहो नोट कर लो, कर लिया, वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो कौन सा था, ये कर लिया, हाँ ये करना है कि भैया देखो इसमें मैंने लैंग्वेज पूरी नहीं लिखी है, समझना। एक अपने पास तल है, तल के ऊपर क्या पड़ा है, एक 2 किलोग्राम का अपने पास एक पिंड पड़ा है, इसके ऊपर 2.5 न्यूटन का उसके ऊपर बल आरोपित किया जाता है। इसमें घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 0.4 है, तो ब्लॉक व फर्श के मध्य घर्षण बल का मान निकालते हैं। भैया देखो जब इसको, इस पर अपन ने 2.5 न्यूटन का बल लगाया है, तो क्या करें भैया, घर्षण बल Fs जो अधिकतम मान होता है वो μs इंटू r होता है, सही बात है क्या, μs और r क्या होता है, देखो यहाँ पे एक पिंड पड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर mg लगता है, इसको बैलेंस करता है रिएक्शन फोर्स, प्रतिक्रिया बल। तो मैंने कहा r बराबर mg होगा, तो यहाँ r बराबर लिख देंगे m इंटू जी, ये तो लिखेंगे। तो Fs यानी कि स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, ये Fs क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्या होता है, मैक्सिमम, क्या होता है, मैक्सिमम, ठीक है ना। बाकी Fs मैक्सिमम का मान आता है μs, μs कितना भैया 0.4, m कितना है मैंने कहा 2 किलोग्राम, और g कितना है मैंने कहा 10। आंसर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 20 4 दूनी 8, क्या आंसर 8 है क्या, ये आंसर 8 है। अगर आप ये सोच रहे हो तो आपका प्रश्न गलत हो चुका है, 8 न्यूटन इसका आंसर नहीं होगा। 8 न्यूटन तो है जो है ना, वो तो इसके ऊपर अधिकतम घर्षण बल है। अब आप सब जानते हो कि जो घर्षण बल होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है,
स्व समायोजित होने वाला बल है। अगर किसी पिंड पे अपन धक्का लगा रहे हैं, उस पर अपन ने 2.5 न्यूटन का बल लगाया है और वो वस्तु अगर मतलब चल नहीं रही है और आपने 2.5 का लगाया तो ये चल नहीं रही है, तो इसके ऊपर घर्षण बल भी कितने का लगेगा? 2.5 का लगेगा, 8 का नहीं लगेगा। अरे समझ रहे हो कि 8 न्यूटन तो अधिकतम मान आया उसका। आपने 3 न्यूटन का बल लगाया तो भी वस्तु नहीं चल रही है, नहीं चल रही तो उसके ऊपर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगेगा जितना आपने लगाया। 4 लगाया, 5 लगाया, 6 लगाया, 7 लगाया और 7.99999 तक लगाया, तो ऐसी कंडीशन में वो पिंड चल नहीं रहा। उस कंडीशन में घर्षण बल भी 7.99999 ही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ऐसी कंडीशन में जब हम 8 न्यूटन से ज्यादा का बल लगाएंगे तब वो कण गतिमान होगा और तब उसका घर्षण बल का मान कुछ और होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका मान 2.5 न्यूटन ही होगा। मतलब यहाँ पर अपन ने जो 8 न्यूटन निकाला, इससे हमने ये पता लगाया कि ये पिंड गतिमान नहीं है, और गतिमान नहीं है तो आप 1 न्यूटन का बल लगा रहे हो तो घर्षण बल 1 न्यूटन होगा, 2.5 न्यूटन का बल लगा रहे हो तो घर्षण बल भी 2.5 न्यूटन का ही होगा। इसे बोलते हैं क्या? सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था भैया, बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि ऑप्शन में 8 मिलता है और फटाफट टिक करते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सभी प्रकार के बलों द्वारा निकाय पर किए गए कुल कार्य का मान, क्या बोला? सभी प्रकार के बलों द्वारा निकाय पर किए गए कार्य का मान तुल्य होता है कुल ऊर्जा में परिवर्तन के, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के, या कोई भी नहीं। अरे क्या होता है भैया? आपने पढ़ा है कार्य ऊर्जा प्रमेय? अरे पढ़ा है क्या? W बराबर K2 माइनस K1 गतिज ऊर्जा में, यानी कि किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य का मान उसमें गतिज ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन के तुल्य होता है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है, यानी कि ये जो है डेफिनेशन वाला पोर्शन था, ये आंसर है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, दो पिंडों की, ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो क्वेश्चन है, मतलब इसके ऊपर मैं छोटी सी थ्योरी बताऊंगा, मतलब इसका डेरिवेशन और बताऊंगा। दो पिंडों की गतिज ऊर्जा बराबर है एवं उनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 हो तो संवेगों का अनुपात ज्ञात करो। अरे भैया क्या बोल रहे हैं? तो गतिज ऊर्जा संवेग में आपको क्या संबंध आता है? गतिज ऊर्जा और संवेग में, ये क्वेश्चन 1 नंबर का या 2 नंबर का भी पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल, कि गतिज ऊर्जा व संवेग में, गतिज ऊर्जा कह रहे हैं ये, इनमें क्या संबंध होता है? पहले तो आंसर बताता हूँ। P बराबर √2m और गतिज ऊर्जा मान लो K से लिख रहा हूँ, ये होता है संबंध। कैसे निकालते हैं? तो बोले सबसे पहले लिखना, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? K बराबर होता है 1/2 mv² होता है। m पिंड का द्रव्यमान है, v वेग है। ठीक है, इस समीकरण को ऊपर नीचे m से गुणा और भाग करने पर, तो मैंने भाग लगाया तो गुणा भी कर दिया, हाँ या ना? K बराबर हो जाएगा 1/2 और ये ऊपर बन जाएगा p², संवेग का स्क्वायर, और नीचे रह गया m। p² बराबर क्या आ गया? 2mk, और p बराबर हो गया √2mk। ये आपसे डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है भैया, डेरिवेशन मतलब इसका आपसे प्रूफ भी पूछ सकता है कि इनमें संबंध ज्ञात कीजिए। अब आपसे न्यूमेरिकल पूछा है, देखो दो पिंडों की गतिज ऊर्जा बराबर है, उनके पिंडों का द्रव्यमान 1:2 है, तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे भैया P1, इस फॉर्मूले से अपन क्या कह सकते हैं? P1/P2 √2 तो रहेगा ही m1 द्रव्यमान का अनुपात देखा क्या? हाँ, m1/m2, और गतिज ऊर्जा दोनों की क्या है? सेम है, और यही तो बनेगा, K से K कट गया, तो संवेगों का अनुपात क्या हो जाएगा? P1/P2 इनका √1:2, यानी P1/P2 आ गया 1/√2। इसको सॉल्व कर लो, 0.707 होता है इसका मान। कितना होता है? 0.707। इसका मान याद भी रखना, अपने याद रहता भी है अपन को, और अगले साल ये आता है अपने सामने तो अपन याद रखते थे 0.707। आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो घर पे आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना? यही आएगा 0.707। √2 का मान होगा 1.414, भाग लगा के देख लेना, ठीक है? ये आएगा। फिर इसके बाद में आता है अगला प्रश्न भी इसी फॉर्मूले पे डिपेंडेंट, और आपसे क्या पूछ रहा है अभी बताते हैं, वही गतिज और संवेग में का क्वेश्चन है। आप नोट करना चाहो पहले इसको नोट कर लो। वेरी गुड, कर लिया तो मिटा देता हूं। टेक्निकल टीम बताए, ज्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हो गया है? कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में 0.1% की वृद्धि होती है तो उसके संवेग में प्रतिशत वृद्धि निकालो। अब देखो, वैसे तो अगर आप गणित लेके बैठ गए तो सुबह से लेकर शाम तक इसकी गुणा भाग करते रहना,
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये आने वाला प्रश्न होता है 11th-12th में ना आए तो किसी और लेवल के एग्जाम में आ जाएगा भैया, अच्छे वाले एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कि अगर आप गुणा भाग जो सिंपली अपन जो करते हैं उस तरीके से करने बैठ गए तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन और गुणा भाग में बहुत ही टाइम लगने वाला है। अब अगर इसको बस डायरेक्ट करें, डायरेक्ट कैसे करें, मैं इसमें पहला चैप्टर लगा देता हूँ, कौन सा वाला, त्रुटि वाला। इसमें त्रुटि वाला काम करता हूँ, देखो कैसे करता हूँ आप देखना। तो इस रिलेशन है P बराबर √2m_k, यही तो है, यही तो है। मुझे क्या पूछा है, संवेग में प्रतिशत वृद्धि का मान पूछा है, निकालता हूँ एक को। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2m तो कांस्टेंट है, क्या लिखता हूँ, 2m तो कांस्टेंट है, और k की पावर 2m की पावर भी हाफ और k की पावर भी हाफ। क्योंकि 2m की पावर हाफ कांस्टेंट इसलिए मैं इसको काम में नहीं ले रहा, k की पावर हाफ है तो इसको मैंने कहा है 1/2 डेल्टा k/k। अरे ये तो लिखूंगा। अब अगले प्रतिशत में बात करना चाहता है तो प्रतिशत में कर लो गुणा 100 और गुणा 100, बोलो हाँ या ना। अब देखो इसने क्या बोला है, संवेग में प्रतिशत वृद्धि पूछी है और गतिज ऊर्जा में जो है वो 0.1 का 1% की वृद्धि होती है, मतलब मुझे इसका मान कितना दे दिया, 0.1 दे दिया। अरे भैया समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, इससे इजी ये क्वेश्चन नहीं होगा। 0.05% आंसर देख लो कौन सा इसमें से, ए, यही हो गया। अरे कर लोगे क्या, त्रुटि वाला है, कर लेंगे आराम से। अगला क्वेश्चन तो वैसे जबरदस्ती सा ही है, आप आराम से कर दोगे शायद। दो स्प्रिंगों के बल नियतांक K1 और K2 है, उसमें समान खिंचाव X उत्पन्न किया जाता है, इनकी प्रत्यास्थ ऊर्जा E1 और E2 का अनुपात बताओ। तो भैया E बराबर होता है 1/2 kx²। ऊर्जा जो तेज स्प्रिंग के लिए हाफ kx² होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया E1 और E2 का अनुपात, तो मैंने कहा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/2 k, तो k ही रहेगा, K1 और ये K2 और x समान है, x ही रहेगा। तो ये क्या बच गया, E1/E2 बराबर क्या हो गया, K1/, क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, E1 और E2 का अनुपात क्या होगा, K1/K2। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, देखो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना भैया, और किलोवाट आवर ये भी होता है। अरे होता है कि नहीं होता, किलोवाट ये तो शक्ति का मात्रक है भैया, ये आंसर इसका। किलोवाट क्या है, शक्ति का मात्रक। वाट, वाट क्या, किलो लगा रखा, किलो एक राशि है, किलो कितना होता है 1000, तो 1000 वाट हो गया, तो ये क्या है, शक्ति का मात्रक कितना था, वाट। और ये जैसे माप देखो KWH वाट इंटू आर, आर मतलब टाइम यानी सेकंड, इन वाट सेकंड होता है ना, होता नहीं होता, कार्य का मात्रक, कार्य ऊर्जा का मात्रक। राशियां जो किसी टक्कर में नियत रहती है, कौन सी राशि जो होती है वो टक्कर के दौरान नियत रहती है, भैया संवेग नियत रहती है क्या, हाँ। गतिज ऊर्जा, हाँ अगर अपन बात करें गतिज ऊर्जा, कौन सी गतिज ऊर्जा, अरे कौन सी गतिज ऊर्जा, कौन सी, इलास्टिक कॉलिजन यानी प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होगा ये, लेकिन अप्रत्यास्थ टक्कर में गति संरक्षित नहीं होती है। ताप, ताप का इसमें कोई बात ही नहीं है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा क्या, नहीं, इसने बोला किसी टक्कर, कोई भी टक्कर की बात कर रहा है, कोई भी टक्कर की बात करें तो संवेग सब टक्करों में क्या होता है, संरक्षित होता है, नियत रहता है। बाकी गतिज ऊर्जा जो है वो अलग टक्कर के लिए संरक्षित, मतलब अगर प्रत्यास्थ टक्कर है तो संरक्षित होगी और अप्रत्यास्थ टक्कर है तो क्या होगी, असंरक्षित होगी। तो अगर यहाँ पे ताप की जगह स्थिति ऊर्जा देता तो भी आंसर ये होता, समझ रहे हो क्या ये। हाँ अगर कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा तो संरक्षित रहती है, इसमें भी रहती है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है, संवेग। ये अपने कुछ क्वेश्चन 12 अपन ने आज किए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँ और उनको करवाऊँ। आप लोग भी अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ इन क्वेश्चन को देखें। देखो अभी मैंने जितने वीडियो करवा दिए हैं आपका सब प्रकार से डर निकल गया है, और अब तो अगर किसी ने अगर मेरे वीडियो डायरेक्ट शुरू से लेकर अब तक वो लगातार देखता आ रहा है उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे होंगे। समझ रहे हो मेरी बात। अगर अभी तक नहीं देखे हैं बाकी के वीडियो तो पहले तो सारे वीडियो देखें और फिर यहाँ पर आए अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं। कोशिश करूंगा मैं आगे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आऊँ और आपको कराऊं। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत।